हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो बच्चों, संपूर्ण अध्याय में ना हम लोग शब्द निर्माण के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शब्द निर्माण जो है उसमें आप उपसर्ग, प्रत्यय और समास के विषय में देखोगे, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन, प्रेफिक्स, सफिक्स, कंपाउंड। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, समास क्या है। आप अपने पिछली कक्षाओं से इनके विषय में पढ़ते आए हो, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं इनके विषय में और अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, तो बच्चों, भाषा, कोई भी भाषा हो, उसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है? किसी भी भाषा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज शब्द होता है, ठीक है। किसी भी भाषा के लिए सबसे जरूरी चीज शब्द होते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे, ये भाषा के लिए बिल्कुल उसी प्रकार प्राणवायु की तरह काम करता है, जिस प्रकार हम मानवों के शरीर में ना रक्त काम करता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त काम करता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो शब्द होते हैं ये आपके भाषा के लिए प्राणवायु का काम करते हैं, ठीक है। शब्दों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपने भाषा को सजीव और पुष्ट बना सकते हो। तो बच्चों, शब्द के निर्माण जो है ना कई प्रकार से होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो शब्दों की जो रचना होती है उसकी प्रक्रिया देखिए, यानी कि शब्द रचना प्रक्रिया। तो सबसे पहले उपसर्ग द्वारा, दूसरा है प्रत्यय द्वारा, तीसरा है समास द्वारा, चौथा है संधि द्वारा। यानी कि ये 4 प्रकार होते हैं जिसके जरिए हम अपने शब्दों की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे उपसर्ग द्वारा। तो बच्चों, यहाँ पे ना एक गद्यांश दिया है। तो इस गद्यांश में आपको कुछ रंगीन शब्द दिखाई देंगे। जैसे कि देखो, गुरुकुल में आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि सदा अधर्म, अनीति, अज्ञान आदि से दूर रहो। किसी का अनादर मत करो, अपने अनुचर, अनुज, सहचर आदि के साथ उचित व्यवहार करो। अत्याचार व अत्याचारी का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व भी न्यौछावर कर देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा है कि कुछ आपके शब्द हैं जो मोटे लिखे हुए हैं और जो छपे हुए हैं, ठीक है। तो उनका जो निर्माण है या फिर उन शब्दांशों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया गया? तो देखो, जो उपदेश है, तो ये जो उपदेश है, ये जो शब्द है, इसमें आप देखेंगे इसका मूल शब्द आपका देश है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों उपसर्ग उप लगा है, ठीक है। तो जब आपका उपसर्ग उप लगा तब आपने देखा ये शब्द आपका बनता है उपदेश, ठीक है। क्या बनता है? उपदेश, है ना। वहीं पे ये अधर्म है, इसमें मूल शब्द क्या है? धर्म। तो यहाँ पे क्या लगा है? तो बच्चों, आप देखोगे यहाँ पे आपका अ लगा है ना। तो अ लग के बन गया आपका अधर्म, अधर्म, ठीक है। तो बच्चों, ये जितने उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब है कि जो आपके मूल शब्द के आगे लगता है और अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो ये सारे आपके उपसर्ग हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए देखिए, तो देखो, इन शब्दों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है। तो बच्चों, 2 शब्द यहाँ पे मैंने पढ़े, बाकी का आप पढ़ोगे, ठीक है। तब आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे? तो देखो, शब्द का जो निर्माण है, ठीक है, शब्द का जो निर्माण होता है उसको शुरुआत में शब्दांशों का प्रयोग करके किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो शब्दों का निर्माण है उसकी जो शुरुआत है ना वो शब्दांशों का प्रयोग करके ही किया गया है, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो शब्दांश जुड़ने पर जो मूल शब्द है, ठीक है, जब शब्दांश जुड़ता है तो जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि धर्म है, अगर आपने अ इसमें जोड़ दिया तो ये अधर्म हो जाएगा, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक होगा ना, विलोम होगा, धर्म अधर्म विलोम शब्द। फिर एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, एक शब्दांश का इस्तेमाल करके, ठीक है, एक शब्दांश का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? कई सारे शब्द आप बना सकते हो, जैसे कि अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान इत्यादि। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो धर्म, नीति, नाथ, ज्ञान ये आपके मूल शब्द है, परंतु इसके आगे जब अ आपका उपसर्ग के फॉर्म में लगा है तो इसका मतलब बदल गया, ठीक है। इसके अलावा देखो, इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जो शब्दांश है ना आपके, इनका स्वतंत्र प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ये हमेशा शब्दों के आरंभ में ही जोड़े जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो उपसर्ग है उसकी क्या परिभाषा है? तो देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आपके वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्दों के आगे जुड़ते हैं और जुड़ने के पश्चात उसके अर्थ में पूरा का पूरा परिवर्तन ले आते हैं। ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है।
आइए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग, तो हमारे हिंदी भाषा में ये सारे उपसर्ग हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग, चौथा है संस्कृत का अव्यय, पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इनको बच्चों एक एक करके आ जाओ, यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के ये सारे उपसर्ग हैं, ये उसका अर्थ है और ये उसका उदाहरण है। जैसे कि संस्कृत का उपसर्ग जो अ है, इसका मतलब है नहीं या अभाव। तो जब ये किसी मूल शब्द के आगे लगेगा तो ये किस प्रकार से उदाहरण देगा? अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। ठीक है। फिर अति की आप बात करोगे तो इसका अर्थ अधिक है। उदाहरण देखो, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। ठीक है। फिर आप देखेंगे अन है, तो अन में नहीं या अभाव है इसका। ठीक है। तो आप देखोगे अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार। ठीक है। फिर अनु। ठीक है। अनु इसका अर्थ होता है पीछे। तो देखो अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान इत्यादि। तो बाकी का बच्चों उपसर्ग आप पढ़ेंगे उसके अर्थ के साथ, उदाहरण के साथ। ठीक है। तो ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग की। ठीक है। हमारी जो हिंदी भाषा उसके उपसर्ग। तो यहाँ पे हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं अ, इसका मतलब होता है अभाव या निषेध। तो उदाहरण क्या है? अशांति, अमर, अगम, अछूत। अन की बात करोगे तो एक कमी है, निषेध है। तो देखो अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। ठीक है। अध का है आधा। ठीक है। तो ये देखो अधखिला, अधमरा, अधकचरा, अधपका। ठीक है। उन की बात करोगे तो ये उन और उन। ठीक है। तो एक कम, तो देखो यहाँ पे 19, 39, 49, 59, 59। ठीक है, इत्यादि। बाकी का बच्चों आप पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं हमारे। ठीक है। जो हमारे उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, तो ब देखोगे तो ब का मतलब क्या होता है यहाँ पे? साथ, अनुसार। ठीक है। तो देखो बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। ठीक है। बद का अगर आप देखोगे तो बद का मतलब होता है बुरा। तो उसका उदाहरण देखो बदनाम, बदमाश, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। बा का देखोगे तो बा का मतलब होता है साथ। तो देखो बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। ठीक है। बे का देखोगे तो बे का मतलब है यहाँ पे बिना। उदाहरण क्या होगा इसका? बेदखल, बेशरम, बेलगाम, बेलगाम, बेनाम, बेकार इत्यादि। बाकी का बच्चों आप पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, फिर आता है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। उपसर्गों की तरह ही हमारे संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि अतः, अंतर, तो ये अंदर है। अतः, अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा। अध का मतलब क्या होता है? नीचे। तो देखो अधपतन, अधोगति। तीरस का क्या है? निषेध है। ठीक है। तो तिरस्कृत, तिरस्कार। ठीक है। पुनर् का देखोगे तो फिर है आपका, देखो पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह इत्यादि। बाकी का आप पढ़ेंगे बच्चों। इसके अलावा हमारे अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग होते हैं। ठीक है। हमारे अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग हैं, जैसे कि सब। सब का मतलब होता है बच्चों नीचे या अधीन। तो कौन से आपके यहाँ पे उदाहरण आएंगे? सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। ठीक है। फिर आती है बारी असिस्टेंट की, तो सहायक है। तो देखो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। ठीक है। फिर बारी है आपके वाइस की, यानी कि सहायक की। तो क्या है ये? वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि। ठीक है। बाकी का आप पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, आओ दोहराओ में देखो, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग बच्चों वो होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब आइए बच्चों, उपसर्ग के बाद अब अगला देखते हैं। ये अभ्यास कार्य आपको करना है। ठीक है। फिर आता है बच्चों बारी यहाँ पे प्रत्यय का। ठीक है। तो प्रत्यय क्या है? तो देखो यहाँ पे ना यहाँ पे एक आपको गद्यांश दिया है। ठीक है। तो देखो, देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक शैक्षिक संस्थान खोले हैं जिनमें हजारों शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त गद्यांश में, तो बच्चों यहाँ पे गद्यांश में आप देखो कुछ आपके रंगीन छपे शब्द हैं। तो जब आप इनको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ते हो तब आपको ये पता चलता है कि ये सभी शब्द शिक्षा से बने हैं। तो देखो शिक्षित, शिक्षक, शिक्षण, शैक्षिक, ये सब कौन से मूल शब्द से बने? शिक्षा से। ये सब आपके शिक्षा से बने हैं। ठीक है। तो शिक्षा एक ये शब्द है, इसमें बहुत सारे अलग अलग शब्दांशों को जोड़ा गया है और बहुत सारे नए नए शब्दों का निर्माण किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार के जो निर्मित आपके शब्दांश होते हैं वही आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे देखो चढ़ाई, पढ़ाई, लड़ा, बुराई, भलाई। ठीक है।
रथवान, गाड़ीवान, कोचवान, पहलवान। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखेंगे तो इन सब में अलग अलग शब्दांश जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया गया है। तो बच्चों प्रत्यय क्या होगा, देखो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है प्रत्यय कहलाता है। तो बच्चों ये वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्दों के अंत में लगते हैं और अंत में लगने के बाद उस पूरे संपूर्ण शब्द का अर्थ ही बदल के रख देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आवट, आई, हारा, इत्यादि। ठीक है, तो बच्चों प्रत्यय के भेद की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय यहाँ पे क्या है, देखिए कृत प्रत्यय तो ये वो प्रत्यय होता है जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, यानी कि कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो धातु के अंत में जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि जो लड़ है ये धातु है, इसमें आई जोड़ दोगे जो कि प्रत्यय है, ये हो जाएगा लड़ाई। वैसे ही हंस, ई जोड़ दोगे प्रत्यय तो ये हो जाएगी हंसी। ठीक है, हंसी। फिर देखिए बच्चों कृत प्रत्यय के प्रकार, तो कृत प्रत्यय के अगर प्रकार की अगर आप बात करोगे ना तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, यानी कि जो कृतवाचक संज्ञा शब्द है उनको बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं वे कृतवाचक, वो आपके कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों आपका ना जो कृतवाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी कि जो कृतवाचक कृत प्रत्यय होते हैं इसका मतलब ये होता है, ये ना कर्ता का काम करने का बोध कराता है आपको। ठीक है, यानी कि कर्ता यहाँ पे काम कर रहा है इसका ज्ञान आपको करवाता है, वही आपका कृतवाचक कृत प्रत्यय है। ठीक है, जैसे कृतवाचक कृत प्रत्यय की बात करोगे तो बच्चों ये सारे कृतवाचक कृत प्रत्यय शब्द है, ये उसके मूल शब्द है जिनके पीछे ये लगते हैं और ये वो रहे प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। जैसे कि अक लगेगा तो पाठ, धाव, पच, चाल में अक लगकर क्या हो जाएगा, पाठक, धावक, पाचक, चालक। ठीक है, अक्कड़, अब ये अक्कड़ आपका कृतवाचक कृत प्रत्यय जब ये मूल शब्द के पीछे लगेगा, यानी कि भूल, घूम, बूझ, पी, तो भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़, पियक्कड़। ठीक है, आऊ लगेगा तो देखो लड़, भिड़, तो लड़ाऊ, भिड़ाऊ। ठीक है, फिर देखो आंख, तो आंख अगर चाल और तैर पे लगेगा तो चालक और तैराक। ठीक है, बाकी के बच्चों आप पढ़ेंगे। इसके अलावा अब दूसरा देखिए कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन सा है, तो देखो जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो कृत प्रत्यय वाले शब्द होते हैं जो किसी भी देखो ये वो कृत प्रत्यय शब्द है जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं, वही आपके कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय द्वारा निर्मित आपके शब्द है। औना है तो देखो खेल बिच में होगा तो खिलौना, बिछौना। ठीक है, नी है तो ओढ़, सूंघ, धौक, धौंक में देखोगे ओढ़नी, सूंघनी, धौंकनी। ठीक है, फिर देखो ना है तो गा, खा, नाच, रो, भाग, तो गाना, खाना, नाचना, रोना, भागना। ठीक है, फिर देखो हुआ या हुई लगाओगे तो देखो पढ़, सुन, देख, खा, लिख, इनमें अगर ये जोड़ोगे तो क्या होगा, तो देखो पढ़ा हुआ, सुनी हुई, देखी हुई, खाई हुई, लिखी हुई इत्यादि। ठीक है, फिर तीसरा आता है बच्चों करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो ये क्या होता है, ये वो कृत प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर आपको करणवाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करके देते हैं, तो उनको बच्चों हम लोग करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी कि करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये रहा इसका उदाहरण। तो ये देखो ये आ है, अगर ये मूल शब्द जैसे कि घेर, ठेल, भूल, झूल इनके पीछे लगेगा तो क्या होगा, घेरा, ठेला, भूला, झूला। ठीक है, फिर देखिए अगर न है तो देखो बंध, झाड़, बेल, ढक, तो बंधन, झाड़न, बेलन, ढक्कन। ठीक है, नी है तो देखो सूंघ, चट, मत, रच, तो सूंघनी, चटनी, मथनी, रचनी इत्यादि। बाकी का पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो जो हमारा भाववाचक संज्ञा है उन भाववाचक संज्ञा को बनाने वाले कृत प्रत्यय, तो ये क्या होते हैं, ये वो कृत प्रत्यय शब्द होते हैं, मतलब ये वो कृत प्रत्यय शब्द हैं जो किसी भी शब्दों के अंत में जुड़कर हमें भाववाचक संज्ञा बना के देते हैं, उनको हम लोग भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, ये उसके मूल शब्द है और ये प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द है। तो आई है तो मूल शब्द क्या होगा,
पढ़ लड़ सुन जुत हंस, तो ये हो जाएगा पढ़ाई लड़ाई सुनाई जुताई हंसाई। आवट लगेगा तो देखो लिख, ये लिखावट सजावट मिलावट दिखावट हो जाएगा। आहट लगेगा तो चिल्लाहट घबराहट गुर्राहट, ठीक है। अंत लगेगा तो ये देख सकते हो आप भिड़ंत गढ़ंत इत्यादि, ठीक है। बाकी का बच्चों आप पढ़ेंगे स्वयं। पांचवा है देखिए क्रियावाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो बच्चों ये वो कृत प्रत्यय शब्द होते हैं जो किसी भी शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण संज्ञा आदि शब्दों का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं, तो इनको हम लोग क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय है, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय द्वारा निर्मित उसके शब्द हैं। तो पहला देखो ऊ और आऊ, तो देखो खा टिक पर चाल झाड़, ठीक है। तो ये हो जाएगा खाऊ टिकाऊ पीऊ चालू झाड़ू। आ है तो देखो हंसा देखा चला सोचा बोला। बाकी का आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं हमारा तदधित प्रत्यय। हमने अभी तक कृत प्रत्यय के बारे में देखा, अब तदधित प्रत्यय की बात करते हैं। तो बच्चों तदधित प्रत्यय क्या होता है, देखो ये वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उनको हम तदधित प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों तदधित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय इन सब शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और एक नए शब्द की रचना करके देते हैं, उनको हम तदधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मानव ये संज्ञा है, ता ये प्रत्यय तो मानवता, लघु ये विशेषण है, ता है प्रत्यय तो लघुता, ठीक है। तो बच्चों तदधित प्रत्यय की बात करेंगे तो तदधित प्रत्यय ना आपके 8 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय आपके 5 प्रकार के हैं, तो ये आपके 8 होते हैं। तो पहला है आपका भाववाचक तदधित प्रत्यय। तो भाववाचक तदधित प्रत्यय में ये सारे भाववाचक तदधित प्रत्यय हैं, ये मूल शब्द हैं। तो जब ये भाववाचक इस मूल शब्द में जुड़ता है तो ये किन प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द हैं आप देखोगे। तो आई अगर जुड़ेगा तो ये बुराई भलाई चतुराई पंडिताई, ठीक है। फिर बड़ी ई लगेगी तो खेती सर्दी गर्मी गरीबी, ठीक है। फिर पन लग जाएगा अपनापन बचपन लड़कपन, ठीक है। आपा है तो बुढ़ापा पूजापा मोटापा, ठीक है। बाकी का बच्चों आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका कृतवाचक तदधित प्रत्यय। तो बच्चों ये कृतवाचक तदधित प्रत्यय है आपका, ये रहे इसके मूल शब्द और ये रहा प्रत्यय द्वारा निर्मित आपका शब्द। तो देखिए बड़ी ई लगेगा तो ये सुख दुख शास्त्र तेल, तो सुखी दुखी शास्त्री तेली, ठीक है। फिर देखो आर है तो सोनार लोहार, इया है तो रसोईया दुखिया मुखिया इत्यादि, ठीक है। बाकी का आपको पढ़ना है। इसके अलावा संबंधवाचक तदधित प्रत्यय। तो बच्चों संबंधवाचक तदधित प्रत्यय में ये संबंधवाचक तदधित प्रत्यय है, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय द्वारा निर्मित आपके शब्द है। तो आल तो ससुराल, एरा मौसेरा चचेरा फुफेरा ममेरा, एक तो दैनिक धार्मिक मौलिक नैतिक सामाजिक। बाकी का 2 आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों चौथा आपका क्या है लघुतावाचक तदधित प्रत्यय। तो लघुतावाचक तदधित प्रत्यय आपका क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका लघुतावाचक तदधित प्रत्यय है, ये आपका मूल शब्द है, ये प्रत्यय द्वारा निर्मित आपका शब्द है। तो इया है देखो तो ये डिबिया लुटिया खटिया, ठीक है। बड़ी ई लगेगा तो देख सकते हो डोरी पहाड़ी घंटी ढोलकी, ठीक है। ओला तो सपेरा माफ करना ओला लगेगा तो सपोला खटोला इत्यादि, ठीक है। चलिए पांचवा है बच्चों आपका क्रमवाचक तदधित प्रत्यय। तो ये क्रमवाचक तदधित प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। तो देखो 10वां 20वां आपका 32वां 48वां, हरा लगेगा तो इकहरा दोहरा तिहरा चौराहा, ठीक है चौहरा, ठीक है। बाकी का आपको पढ़ना है। छठवां है गुणवाचक तदधित प्रत्यय जो कि गुणों को बताता है, ठीक है। तो ये रहे गुणवाचक तदधित प्रत्यय, ये रहा उसका मूल शब्द। तो आ लगेगा तो भूखा प्यासा मैला सड़ा, ठीक है। ई लगेगा तो क्रोधी लोभी जंगली विदेशी, उ लगेगा तो मोटू बाजारू पेटू इत्यादि, ठीक है। चलिए फिर बच्चों आपका आता है स्त्रीलिंग तदधित प्रत्यय, ठीक है। तो आपका जो ये स्त्रीलिंग तदधित प्रत्यय है ये क्या है, ये रहा आपका स्त्रीलिंग वाचक तदधित प्रत्यय, ये रहे इसके मूल शब्द, ये रहा प्रत्यय द्वारा निर्मित आपका शब्द। तो बच्चों देखिए ई है तो यहाँ पे हो जाएगा लड़की बेटी मामी नानी दादी। इन लगेगा धोबिन मालिन सुनारिन सापिन, ठीक है। इया तो चूहिया बुढ़िया चिड़िया, आइन तो ललाइन पंडिताइन आपका गुरु आइन इत्यादि, ठीक है। बाकी को आप पढ़ेंगे। इसके बाद बारी आती है आपकी बहुवचनवाचक तदधित प्रत्यय, ठीक है। तो बहुवचनवाचक तदधित प्रत्यय तो ए है तो ये हो जाएगा लड़के पत्ते रास्ते छाते। ए लगेगा तो मालाएं छात्राएं बातें
पुस्तकें इत्यादि, बाकी आपको पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों देखिए संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, तो ये हमारे संस्कृत भाषा का ना कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय है। तो देखो तुआ लगेगा तो ममत्व, गुरुत्व, देवत्व, नारित्व। ता है तो लघुता, गुरुता, महत्ता। अक है तो लेखक, रक्षक, ईमा, तो आप देखेंगे लालिमा, गरिमा, महिमा इत्यादि। ठीक है, बाकी को पढ़ेंगे आप। ठीक है, अब देखिए उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, हमारा जो उर्दू भाषा है ना उसके हमारे कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं। तो देखो आना है तो ये सालाना, रोजाना, नजराना। ठीक है, नाक है तो शर्माना, खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक। अच्छा माफ करना, ये नाक है ना तो शर्मनाक, खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक है। ठीक है, दार है तो जानदार, ईमानदार, समझदार, मालदार। दान है तो रोशनदान, पानदान, पीकदान, कलमदान। ठीक है, दानी है तो मच्छरदानी, चूहेदानी इत्यादि। ठीक है, बाकी को पढ़ेंगे बच्चों आप। अब देखिए एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द। तो बच्चों कई बार क्या होता है हमारे सामने ना कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। ठीक है, क्या होता है, दोनों लगे होते हैं। जैसे कि पहला है हंस, तो हंस से हंसी, हंसमुख, हंस से हंसना, हंसकर। ठीक है, आप यहां देखोगे लिख है तो लिखाई, लेखक, लेखन, लिखावट, लिखकर। तो चतुर है तो चतुराई, चतुरता, चातुर्य। खेल, खिलाड़ी, खिलौना, खेलना, खेलकर। बाकी आप पढ़िए। ठीक है, चलिए इसके अलावा उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। ठीक है, तो कभी कभी हम उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये देखिए उप प्लस कार और प्रत्यय यहाँ पे ई लग जाएगा तो ये उपकारी हो जाएगा। स्व उपसर्ग है, अल्प मूल शब्द है और प्रत्यय ता है तो ये है स्वल्पता। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका निर, आपका उपसर्ग है, दया मूल शब्द है, ई प्रत्यय है तो निर्दयी। ठीक है, फिर देखिए उप प्लस कार ई तो उपकारी, बद नसीब ई तो बदनसीबी इत्यादि। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम हमारा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ इस्तेमाल करते हैं मूल शब्दों में। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पे आओ दोहराओ, देखो क्या है, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, ये शब्दों के अंत में लगते हैं और ये ऐसे शब्दांश होते हैं जिनका इस्तेमाल हम स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते, बिल्कुल उपसर्ग की तरह। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और एक नया शब्द हमें बना के देते हैं। धातुओं के अंत में लगकर एक नया शब्द जो बनाते हैं उसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन सब के अंत में जुड़कर ये नए शब्द बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों आइए अगला देखते हैं इसका टॉपिक। ये अभ्यास कार्य जो कि आपके प्रत्यय पे बेस्ड है, ये आपको करना है। अच्छा अब यहाँ बारी आती है समास की। ठीक है, तो समास की बात करते हैं। तो समास देखो क्या है, दान देने वाला, इसको क्या कहेंगे, दानवीर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। कमल, कमल के समान नयनों वाली, कमल नयनी। राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ना शब्दों के समूह हैं। तो ये जो हैं आप देख सकते हो ये आपके शब्दों के समूह हैं और इन शब्दों के समूहों के लिए हमने ये एक एक शब्द यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये एक एक शब्द है, तो देख सकते हो आप, दानवीर, घुड़सवार, कमल नयनी, राजपुत्र। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा है कि जब आप इस शब्दों के समूहों को शॉर्ट में लिखते हो यानी कि छोटा करके लिखते हो, वही आपका कहलाता है समास। क्या कहलाता है, समास। ठीक है, यानी कि जब आप शब्दों के समूहों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, उसको छोटा करके लिखते हो, वही आपका समास कहलाता है। इससे बच्चों हमारे भाषा में सुंदरता आती है। ठीक है, तो ये देखिए ये शब्द समूहों को छोटा करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई सारे शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे समास में समस्त पद तथा समास विग्रह, ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए जो समास है ना वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, समास और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन दोनों में अंतर है बच्चों। अंतर ये है कि जो समास आपको एक शब्द बना के देता है उसमें समस्त पद और समास विग्रह दोनों होगा, यानी कि वो जो एक शब्द बना है आप उसका विग्रह करोगे तब भी ये दो अलग अलग शब्द आपको मिलेंगे, जबकि ये चीज आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा समास क्या होता है, जब दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है,
तो समास क्या है? जब हमारे दो शब्द मिलते हैं उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके बीच में परसर्ग चिन्हों का भी लोप हो जाता है, जैसे कि राजा का पुत्र, तो ये राजपुत्र है, तो आप देखोगे यहाँ पे का जो परसर्ग है उसका लोप हो गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब समस्त पद और समास विग्रह क्या है? तो देखो, समस्त पद क्या है? जब आप बहुत सारे शब्दों के समूहों को छोटा करके लिखते हो तो उसको समस्त पद या फिर समासिक पद कहा जाता है, ठीक है। समास विग्रह क्या है? जब आप ये समासिक पद को तोड़ देते हो, तोड़ के वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हो, वो आपका समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राष्ट्रपति आपका एक समस्त पद है या फिर समासिक पद है, तो इसका अगर आप विग्रह करोगे तो हो जाएगा राष्ट्र का पति, ठीक है। अब देखिए, संधि में बच्चों और समास में आपका अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर है? संधि में जहां पे आपके दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है। समास में दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है। तो यही अंतर है संधि में और समास में। आई होप आपको समझ में आया है। संधि का मतलब होता है संधि जहां पे आपको दो वर्णों का मेल होता हुआ दिखाई देगा, समास जहां पे दो शब्दों का मेल होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फिर समास में आपके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, जबकि संधि में आपको ऐसा पद दिखाई नहीं देगा। संधि और समास में एक समानता होती है बच्चों, क्या होता है कि दोनों का विग्रह कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं समास के भेद की। तो समास के बच्चों 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विविगु, द्वंद्वाव्यय और बहुव्रीहि, ठीक है। तो अव्ययभाव समास क्या होता है बच्चों? तो अव्ययभाव समास आपका वो समास होता है जहां पे पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि अव्ययभाव समास वो है जहां पे आपको पूर्व पद की प्रधानता दिखाई पड़ती है और पूर्व पद अव्यय की तरह काम करता है, वो आपका अव्ययभाव समास है। जैसे ये रहे समस्त पद और ये रहा समास विग्रह। तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या है? हर दिन, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। आमरण, मरने तक। बेमन, बिना मन के। बेहिचक, बिना हिचक। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। सपरिवार, परिवार के साथ, इत्यादि, ठीक है। अब बच्चों आप देखेंगे तो अव्ययभाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है, बिल्कुल होती है। इसके साथ ही साथ बच्चों मूल जो हमारा शब्द होता है, जो मेन शब्द है, उसके आगे उपसर्ग लगाकर भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है बच्चों आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में आपका जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पूर्व पद गौण होता है। तो बच्चों सारा जब आप शब्द बनाते हो ना, जो आप जब यहाँ पे समास समस्त पद बनाते हो, तो समस्त पद बनाते समय इन शब्द समूहों के बीच में जो परसर्ग आता है वो गायब हो जाता है। जैसे कि राजा का अभिषेक तो हो जाएगा राज्याभिषेक, ठीक है। तो बच्चों तत्पुरुष समास की रचना करते समय ना हमें कुछ बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कि देखो, जब आप इस समास में यानी कि तत्पुरुष समास में शब्द समूहों के बीच में आपको कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अलावा दूसरे सभी कारक चिन्हों का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। तत्पुरुष समास की रचना आप दो प्रकार से कर सकते हो। पहला, या तो संज्ञा के साथ आप संज्ञा जोड़ो या संज्ञा के साथ विशेषण जोड़ दो, या फिर संज्ञा के साथ क्रिया जोड़ो, तो तत्पुरुष समास का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा तत्पुरुष समास में आप देखेंगे पूर्व पद आपकी संज्ञा होती है, तो उत्तर पद आपका संज्ञा या विशेषण होगा, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति, दानवीर, तो राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, तो राष्ट्र और पति ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। दान आपका संज्ञा है तो वीर आपका विशेषण है, ठीक है। इसके अलावा अगर समास में अगर पूर्व पद संज्ञा दिया है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकता है, जैसे कि परलोक की संज्ञा है, गमन ये क्रिया है, तो परलोक गमन, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष समास के भेद। तो बच्चों तत्पुरुष समास आगे चल के और 6 भागों में विभाजित होता है: कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, ठीक है। तो कर्म क्या होता है? तो कर्म कारक में आपको को परसर्ग, कर्म कारक का परसर्ग को होता है, मतलब कर्म कारक का जो परसर्ग चिन्ह है ना वो को होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप समस्त पद बनाओगे तो उस समय को परसर्ग आपका लुप्त हो जाएगा। जैसे ये देखो, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ठीक है, इत्यादि। करण तत्पुरुष क्या होता है? करण तत्पुरुष का जो परसर्ग चिन्ह है वो है से, के द्वारा, ठीक है। तो इसमें इन परसर्गों का लोप होता हुआ आपको दिखाई देगा जब आप एक शब्द बनाओगे, जैसे कि तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत। जन्मांध, जन्म से अंधा। भयाकुल, भय से आकुल, ठीक है। फिर देखिए बाकी आप पढ़ेंगे। तीसरा है संप्रदान।
तो संप्रदान कारक का जो परसर्ग चिन्ह है वो होता है के लिए। तो बच्चों के लिए का मतलब है यहाँ पे आपको किसी को कुछ देना, इसका अर्थ निकलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे के लिए परसर्ग चिन्ह का लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि माल गाड़ी, तो माल के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर इत्यादि। फिर बारी आती है अपदान तत्पुरुष की। तो अपदान तत्पुरुष का जो परसर्ग चिन्ह है वो है आपका से। तो बच्चों यहाँ पे अलग होना, तुलना करना, डरना इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, और बाद में जो शब्द बनते हैं ना, इससे आपका से परसर्ग इसका लोप हो जाता है। तो रोग मुक्त देखो, तो रोग से मुक्त, बंधन मुक्त तो बंधन से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, प्रदूषण रहित तो प्रदूषण से रहित इत्यादि। फिर पांचवा है बच्चों आपका संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पे बच्चों संबंध कारक में आपको परसर्ग चिन्ह का, के, की आदि इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। और जब आप इस समास की रचना करोगे तो उस समय इन परसर्ग चिन्हों का लोप हो जाएगा। जैसे कि सेनापति, तो सेना का पति, राजा आज्ञा, राजा की आज्ञा, गंगा जल, गंगा का जल इत्यादि। ठीक है, फिर देखिए अधिकरण तत्पुरुष क्या है। अधिकरण तत्पुरुष का जो परसर्ग चिन्ह है वो होता है में पर। तो जब आप इसमें समास की रचना करोगे ना तो इनका लोप होता हुआ इन परसर्ग चिन्हों का आपको दिखाई देगा। जैसे कि घुड़सवार है तो घोड़े पर सवार, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, वनवास तो वन में वास इत्यादि। तीसरा बच्चों जो मेन आपका है तत्पुरुष समास के बाद जो तीसरा मेन समास है वो है कर्मधारय समास। तो बच्चों कर्मधारय समास एक ऐसा समास होता है जहां पे दोनों पद, जो पूर्व पद है और आपका पूर्व पद और आपका उत्तर पद, इन दोनों में आपको विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या फिर उपमय उपमान, इसका संबंध आपको दिखाई देगा। जैसे कि महादेव, तो समास विग्रह होगा महान है जो देव। ठीक है, तो आप यहाँ पे तुलना देख रहे हो ना, तुलना देख रहे हो यहाँ पे। क्रोधा अग्नि तो क्रोध रूपी अग्नि, नरसिंह नर रूपी सिंह इत्यादि। ठीक है, तो यही होता है आपका यही है आपका कर्मधारय समास, जहां पे आपको विशेषण विशेष्य की तुलना होते हुए दिखाई देगी। चौथा है बच्चों आपका द्विविगु समास। तो द्विविगु समास का जो पहला पद होता है यानी जो पूर्व पद है ये संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची है, और समस्त पद जो होता है ये आपके समूह का बोध आपको कराता है। तो जहां पे बच्चों आपको पूर्व पद संख्यावाची प्रतीत हो और आपका जो समस्त पद है वो समूह का बोध कराए, वो आपका समास द्विविगु समास होता है। जैसे कि नव रत्न, तो नौ रत्नों का समूह। ठीक है, अठन्नी 8 आनों का समूह। ठीक है, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार। ठीक है, शताब्दी शत यानी 100, अब्दों यानी कि वर्षों का समूह इत्यादि। तो ये आपका द्विविगु समास है। फिर आता है द्वंद्वय समास। तो बच्चों द्वंद्वय समास में आपका पूर्व पद और समस्त पद दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको हम द्वंद्वय समास कहते हैं। तो जब आप इन दोनों पदों का समास विग्रह करोगे ना तो योजक चिन्हों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिन रात तो दिन और रात। ठीक है, दही बड़ा तो दही और बड़ा। ठीक है, सत्य असत्य तो सत्य और असत्य इत्यादि। तो बच्चों द्वंद्वय का जो मतलब होता है वो होता है मतभेद। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो उत्तर पद है और पूर्व पद है इन दोनों के बीच में मतभेद होता है, वो मतभेद भी आपका विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर छठवां है आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास कौन सा समास होता है? ये एक ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। तो किसकी प्रधानता होगी? यहाँ पे ये दोनों पद जब मिलते हैं तब वो तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, तो जो तीसरा अर्थ होगा ना उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास आपका एक ऐसा समास है जहां पे ना आपका पूर्व पद प्रधान है ना समस्त पद प्रधान है। तो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक नया ही रूप धारण करते हैं जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है। वो जो विशेष अर्थ निकलता है उसी की प्रधानता होती है। तो ऐसे समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, तो ये है 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। फिर देखो चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, तो विष्णु इत्यादि। बाकी आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा कुछ और देख लेते हैं। जैसे अजात शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ जिसका, ये विशेष योद्धा है। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके, तो सरस्वती है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, तो विष्णु जी। ठीक है, षडानंद, तो षड यानी 6 है आनंद जिसके, तो कार्तिक है। विषधर, विष को धारण किया है जिसने, शिव। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बच्चों एक और चीज है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो कर्मधारय समास में ना आपके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य
उपमान उपमेय का संबंध आपको होता हुआ दिखाई देगा। परंतु वहीं पे जो बहुव्रीहि समास है, यहाँ पे दोनों ही पद इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये दोनों पद मिलके एक तीसरे का निर्माण करते हैं जिसकी विशेषता हमें दिखाई देती है। जैसे कि ये महात्मा है, तो महान ये विशेषण है, आत्मा ये विशेष्य है। तो बच्चों यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध दिख रहा है, तो ये आपका कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा, यहीं पे देखो चरण कमल, तो चरण ये उपमेय है, उपमान कमल है, तो कमल के समान चरण ये भी कर्मधारय समास है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों उपमेय का मतलब होता है, उपमेय का क्या मतलब है? उपमेय अर्थात प्रस्तुत, यानी जिसके विषय में आप वर्णन कर, उपमेय मतलब वो टॉपिक जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, और उपमान का मतलब होता है जिसके द्वारा उपमेय प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कर्मधारय बहुव्रीहि समास की तरह ही द्विविगु समास भी कई बार हमें भ्रमित करता है। जैसे कि दशानन जो है, इसमें समस्त पद को हम कर्मधारय समास भी मान सकते हैं, बहुव्रीहि समास भी मान सकते हैं, द्विविगु समास भी मान सकते हैं। कैसे? तो देखो 10 आनन, तो 10 विशेषण है, विशेष्य आनन हो जाएगा। तो दशानन अगर आप देखेंगे 10 है जिसके आनन, तो ये कर्मधारय है। 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, ये बहुव्रीहि समास है। 10 आननों का समूह ये द्विविगु है, क्योंकि द्विविगु में हम समूह की बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा बच्चों देखिए, अब आप ये बात किस चीज पर निर्भर करता है? ये बात इस पर निर्भर करता है कि समस्त पद का समास विग्रह किस प्रकार किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से इसका समास विग्रह किया जाएगा उसी प्रकार से ये किस समास की कैटेगरी में जाएगा ये डिसाइड होता है। ठीक है, अगर उसका विग्रह, जब आप उसका विग्रह करते हो वहां पे आपको संख्या या समूह दिख रहा है, तो संख्या और समूह दिख रहा है तो वो द्विविगु होगा। अगर वहां पे विशेषण विशेष्य या फिर उपमान और उपमेय दिख रहा है तो वो आपका कर्मधारय हो जाएगा या फिर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय। अब आइए दोहरा देख लेते हैं। तो शब्दों को छोटा करके लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम समास कहते हैं। ये 2 प्रकार से होती है, समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद अथवा समासिक पद बनाते समय बच्चों हमें क्या करना है? तो बच्चों यहाँ पे शब्द समूहों के बीच में ना परसर का लोप हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कर्ता एवं संबोधन कारक के अलावा 6 कारक के परसर क्या होता है, यहाँ पे तत्पुरुष समास में प्रयोग में लाए जाते हैं। समास के आपके 6 भेद होते हैं, ये रहे तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्मधारय बहुव्रीहि समास में अंतर होता है बच्चों, और समास विग्रह द्वारा कर्मधारय बहुव्रीहि द्विविगु समास की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय जिसमें हम सभी लोगों ने देखा है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।